ऊपर हम बात कर रहे हैं, उस लेवल के अंदर, उस स्टोरी के ऊपर, फर्स्ट स्टोरी की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है, थर्ड की बात हो रही है, तो उस स्टोरी के अंदर स्पेसिफाइड हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है। So let the displacement response of a multi-degree of freedom system can be expressed as the displacement response x with respect to time is equals to phi is a vector जो कि आपका आइगन वेक्टर था into y with respect to time। अब y यहाँ पे हमारे पास मॉडल डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर की, और x is the lateral displacement जो कि डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स है ओवरऑल स्ट्रक्चर का, और phi जो है वो हमें मोड ऑफ द स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा रहा है, जो कि हमारे पास अगेन phi can be 1 2 3 4 up to n नंबर्स, जो कि हमारी जिस स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर हम बात करेंगे उसी लोकेशन के ऊपर स्पेशली मोड ऑफ दैट आइगन वेक्टर होगा उस प्रॉपर लोकेशन के ऊपर। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होती है, मल्टीप्लाई करते हैं हम phi पावर t से, तो ट्रांसफर जो हमारे पास phi की वैल्यूज बन रही हैं, ट्रांसफर्स इनटू m मास फैक्टर 5 y डबल डॉट t इज द एक्सीलरेशन फैक्टर, और उसके बाद प्लस जो हमारे पास 5 पावर t अगेन इज द प्री मल्टीप्लाई फैक्टर, कोफिशिएंट जो हमारे पास c था दैट इज डैम्पिंग को जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके बाद 5 मैट्रिक, उसके बाद जो है वो वेलोसिटी की वैल्यूज प्लस 5 पावर t अगेन इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, k इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड 5 बाय t जो कि रिप्रेजेंट करा रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड जो है वो आइगन वेक्टर को। उसके बाद रिजल्टेंट हमारे पास जो वैल्यू आई पिछली इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे आपके पास जस्ट जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन के अंदर हमने phi को इंट्रोड्यूस करा दिया विद रिस्पेक्ट टू जो कि हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करा आइगन वेक्टर को। सो द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अबव इक्वेशन को मजीद जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल मास मैट्रिक्स विद एक्सीलरेशन को, जो हमारे पास डैम्पिंग मैट्रिक्स विद वेलोसिटी, स्टिफनेस मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू माइनस 5 पावर t जो कि हमारे ट्रांसफर्स एक कांस्टेंट फैक्टर है, मास मैट्रिक्स इनटू रिस्पांस फैक्टर इनटू x डबल डॉट g। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन डेवलप हुई। अब यहाँ पे आप 5 पावर t m इंटू लैम्डा जिसको आप जनरलाइज कंसीडर कर रहे हैं m एज अ मास मैट्रिक्स, 5 पावर t c इंटू 5 दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज अ डैम्पिंग मैट्रिक्स, और जो हमारे पास थर्ड था दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स। और ये हम तीनों चीजें जो है वो ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, यहाँ पे भी हमारे पास तीनों जो मैट्रिक्स आए, मास मैट्रिक्स हो गया, डैम्पिंग मैट्रिक्स हो गया और स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज फाई द मैट्रिसेस मास एंड स्टिफनेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल किस तरह से थे, अगर आप रिकॉल करो लास्ट क्लासेस के अंदर, तो हमने जो लेक्चर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किया था कि मास मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी m1 मास मैट्रिक्स जो 3/3 का डेवलप हुआ था, उसके अंदर m1 0 0 0 m2 0 और 0 0 m3, यानी कि जो आपका डायगोनल था उस डायगोनल के अंदर m1 m2 और m3 लाइक कर रहे थे। इसी तरह से जब आप स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करते हो तो हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या था, k1 प्लस k2 माइनस k2 0, उसके बाद माइनस k2 k2 प्लस k3 0, उसके बाद जो है वो हमारे पास माइनस k3 माइनस प्लस k2 k3, उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास k3 प्लस k4 या k2 प्लस k3। इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू जनरेट होनी थी जो मैक्सिमम या मेजॉरिटी स्टिफनेस की थी, वो भी वहां पे डायगोनल केस के अंदर थे। आगे हम मजीद उसको देखते हैं। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स थे। हाउएवर द क्लासिकली डैम्प्ड सिस्टम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि आपका डैम्पिंग मैट्रिक्स है, दैट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स था। तो इक्वेशन हम उसको मजीद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग रेशियो होने की वजह से ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, हमारा यहाँ पे एक और नया फैक्टर आ गया जो कि इनवर्स ऑफ एल के सिंबल के अंदर है, माइनस कैपिटल एल, जिसको आप इनवर्स करके यूज कर रहे हैं। और ये बेसिकली फैक्टर रिप्रेजेंट करा रहे हैं मॉडल डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स को, कि जो मॉडल था, जो आपकी मोड हो रही है बात, जिस मोड की आप बात कर रहे हैं उस मोड के अंदर ओवरऑल डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट कितनी जनरेट हुई, उसको हम जो है वो इस सैंपल से रिप्रेजेंट करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन, जो कि ग्राउंड एक्सीलरेशन है अर्थक्वेक की वजह से। सो दिस फैक्टर बेसिकली इज द मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर फॉर द ith मोड यानी जिस स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर। अब हम ith मोड या दिस फैक्टर मॉडल पार्टिसिपेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, phi I power t mass into response divided by phi I power t m mass into स्पेसिफाइड जो है वो हमारे पास आइगन वेक्टर की वैल्यूज। तो हम इसको जब एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सारी आपकी वहां पे क्लियर हो जाएंगी।
जब आपके पास एक ओवरऑल एक मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर आ गया, तो मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं जो तमाम वैल्यूज के साथ, तो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगी उस स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर। आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग की बात कर रहे हो, 5th स्टोरी के ऊपर बात कर रहे थे, 6th स्टोरी के ऊपर बात कर रहे थे, 1st के ऊपर बात कर रहे थे, तो हर लेवल के ऊपर आप मॉडल डिस्प्लेसमेंट जो आपका मॉडल फैक्टर था, जो आपका पार्टिसिपेशन फैक्टर है, मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर को आप कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। So the maximum displacement response of the structure in the ith mode will be considered as maximum displacement I maximum is equals to phi आपका specified vector हो गया आइगन का, और यहाँ पे आपका मॉडल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ गया। उसके बाद आप टोटल जो रेस्पॉन्स कैलकुलेट करते हो, स्पेक्ट्रल जो कर्व था या रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिली, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस के अंदर आपका जो डैम्पिंग रेशियो है और हमारे पास जो ओमेगा या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इसी तरह से आप जब एक्सीलरेशन रेस्पॉन्स कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम, तो आप क्या करते हैं कि एक्सीलरेशन रेस्पॉन्स मैक्सिमम phi I अगेन सेम, और यहाँ पे भी आपका जो रेस्पॉन्स या मॉडल पार्टिसिपेशन रेस्पॉन्स फैक्टर था उसको आपने मल्टीप्लाई किया, और स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन जो कि आप कैलकुलेट करते हैं अगेन फ्रॉम द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व, इनसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फॉर द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इन केस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो द रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्वांटिटी किस चीज की जरूरत होती है? जब आपके पास एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ गया, तो आप शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदर टाइप ऑफ फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड इन ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन यूजिंग द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑब्टेन्ड इन इक्वेशंस। However, the final maximum response or maximum shall be obtained by combining the response in each mode of vibration using the model combination rules। कि हम तमाम जो वैल्यूज आ जाएंगी उनके अंदर से हम बाद में जो है उनको कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद ओवरऑल जो हमारे स्ट्रक्चर का रेस्पॉन्स है वो हमें मिल जाएगा। सो मॉडल कॉम्बिनेशन के मजीद हमारे पास 3 बेसिक रूल्स हैं। द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द पीक रेस्पॉन्स क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। जो मॉडल कॉम्बिनेशन हम किस तरह से करते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर, उसके लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 इज द एब्सोल्यूट सम मेथड, जिसको हम एब सम से रिप्रेजेंट कराते हैं। सेकंड मेथड इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, SRSS मेथड, एंड थर्ड इज द कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन, जिसको हम CQC से रिप्रेजेंट कराते हैं। इन एब्सम, जिसको हम एब्सोल्यूट सम कहते हैं, पीक रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑल द मोड्स आर एडेड अलजेब्रिकली, इसमें आप तमाम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल मॉडल पीक्स अकर एट द सेम टाइम, द मैक्सिमम रेस्पॉन्स इन द स्ट्रक्चर शैल बी इक्वल्स टू, नंबर हो गया आपके पास, और आप इनिशियल आर की जो वैल्यूज हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आप उनको ऐड कर देते हैं, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ गया इन द SRSS मेथड, जिसके अंदर हमारे पास सम आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाता है। मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्पॉन्स इन ईच मोड। उसका आप जो रेस्पॉन्स था उसको स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करके आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो सम ऑफ I is equals to 1, जिसके अंदर वैल्यूज आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ मोड्स की बात हो गई, और R1 की जो वैल्यूज थी उनको स्क्वायर करके हम क्युमुलेटिव ओवरऑल अंडर रूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड इन द केस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। जब आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के तहत एनालाइज करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। सो अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ लेक्चर नंबर 10 का, जिसके अंदर हमने एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बाय जो है वो हमने एनालाइज किया था स्ट्रक्चर को ओवरऑल। ये आपके पास लेक्चर नंबर 10 का डिजाइन एग्जांपल है। इसके अंदर हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रीडम सिस्टम को 3x3 की एक स्टोरी थी, जिसके अंदर आपको डायमेंशंस गिवन थे, फ्लोर हाइट गिवन था, कॉलम डायमेंशंस गिवन थे, थिकनेस ऑफ द स्लैब गिवन था। हमने एनालाइज करना था और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मासेस कैलकुलेट किए, उसके बाद हमने जो है वो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी और इनर्शियाज कैलकुलेट किए, जिससे हमने स्टिफनेस को ऑब्जर्व किया। स्टिफनेस के बाद हमारे पास जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो K माइनस लैम्डा m, K स्टिफनेस फैक्टर है, अगेन स्टिफनेस मैट्रिक्स, मास m इज द मास मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज द आइगन वैल्यू जो कि हम कंसीडर करते हैं। इस केस के अंदर हमने लैम्डा के बजाय ओमेगा स्क्वायर यूज किया है, जो कि बेसिकली ओमेगा इज अगेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास अगेन इज कंसीडर्ड एज एन आइगन वैल्यूज। और यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या था, K1 प्लस K2 माइनस K2 0 माइनस K2 K2 प्लस K3 माइनस K3 0 माइनस K3 प्लस K3।
तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहला रहा था। और उसके अंदर जब हमने डिफरेंट स्टिफनेसेस की वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद मासेस हमारे पास m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3 था, उसके अंदर मासेस की वैल्यूज पुट की। उसके बाद हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बाय डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, तमाम जो वैल्यूज हमारे पास लैम्डास की है, ये हमारे पास एक जनरल मेथड था जिसके अंदर हम एक वैल्यू को कांस्टेंट चूज करते हैं, फिर डिटरमिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिमेनिंग रो और कर्व जो कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया, जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। माइनस अगर अदर वैल्यू, इसका हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दिया, ये वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी आपस के अंदर, और थर्ड इसी तरह से हमने सॉल्व किया। तो ये हमारे पास कम्युलेटिवली जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी आइगन की, वो आइगन वैल्यूज ये हमें मिल गई। आइगन वैल्यूज से हमने लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने लैम्डा ही रखा है हमारी इक्वेशन के अंदर, ओमेगा स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द लैम्डा। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ही हमारे पास दोबारा आ जाती है। तो यहाँ से हमने जब ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की, ओमेगा की वैल्यू आने के बाद हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड से हमने दोबारा ओमेगा की वैल्यूज निकाली, डिफरेंट नेचुरल टाइम पीरियड्स निकाले, और लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास थी। इन वैल्यूज को हमने यूज किया। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन सॉल्व की, कैलकुलेशन हमने किया आइगन वेक्टर्स के लिए, हमारे पास फर्स्ट मोड जो डेवलप हुआ। उसके बाद सेकंड मोड के लिए हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास सेकंड मोड आ गया। उसके बाद हमने मजीद कैलकुलेट किया और ये हमारे पास थर्ड मोड जनरेट हुआ। जब हमने तमाम वैल्यूज को राइट अप किया यहाँ पे, तो ओवरऑल जो हमारे पास मोड ऑफ द स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज आ रही थी फर्स्ट मोड, सेकंड मोड और थर्ड मोड के अंदर, टाइम पीरियड विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड मोड, फर्स्ट मोड एंड सेकंड मोड। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट मोड इज टिल्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन वन साइड, सेकंड मोड जो है वो आपको इस तरह से कंप्लीट जो है वो बेंडिंग के अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थर्ड मोड के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है एक वेव